वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की वन शॉट रिवीजन समझने वाले हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। आपको इस वीडियो को बहुत एंड तक देखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा अच्छे से डिटेल में आपको समझ आएगा चैप्टर, अगर आप इस वीडियो को ढंग से एंड देख लेते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जहाँ पर हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? जो इंडिया वाले बाहर कंट्री के साथ करते हैं ट्रांजेक्शन, जो भी इंडिया के रेजिडेंट्स बाहर वाली कंट्री के रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं और वो ट्रांजेक्शन को जब एक जगह रिकॉर्ड करते हैं उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन को, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को, यानी कि जो पैसे की फॉर्म में होती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किसके साथ जो होती है, बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो रेजिडेंट्स है, और एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी पूरे दुनिया के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुई हमारी वो रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि टोटल अभी तक कितनी ट्रांजेक्शन हुई, नहीं, एक साल में आपकी इंडिया के रेजिडेंट्स और बाहर वालों के साथ कितनी ट्रांजैक्शन हुई, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली हमारी दो साइड होती है, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म बीओपी बोलते हैं। एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का मतलब नेगेटिव साइड और क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी हमारा पैसा बाहर जा रहा है उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी बाहर का विदेशी पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो जो विदेशी पैसा बाहर जा रहा है वो यहाँ करेंगे, विदेशी पैसा जो अंदर आ रहा है वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो सकती है उसको समझते जरा। तो पहली होती है विजिबल आइटम, विजिबल आइटम्स। ठीक है, और विजिबल आइटम दोनों जगह पे हो सकती है। अब विजिबल आइटम से पैसा आता और जाता कैसे है? विजिबल का आइटम का मतलब जो गुड्स, सामान जिसको मैं देख सकता हूँ, सामान अगर मैं बाहर भेज रहा हूँ कंट्री के तो पैसा आएगा, यानी कि अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो पैसा आता है, और अगर वही सामान मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यानी कि बाहर से खरीद रहा हूँ तो मेरा पैसा जाएगा, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करेगा। समझ रही बात को? तो विजिबल आइटम में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड करा जाता है। दूसरी आइटम होती है इनविजिबल आइटम्स, और वो इनविजिबल आइटम यहां भी हो सकती है। ठीक है, जिसे मैं नहीं देख सकता वो इनविजिबल है, यानी कि सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अगर मैं कोई सर्विस बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं तो पैसा जाएगा, तो वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और अगर वही मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सर्विस को तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो पैसा आएगा। उसके बाद होती है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, और वो यूनिलैटरल ट्रांसफर यहाँ भी आ सकता है। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब ये है कि जो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो वन वे होती है, मतलब अगर मैंने किसी ने सर्विस दी तो बदले में कोई सर्विस मिलेगी नहीं, या बदले में कुछ मिलेगा नहीं। यानी कि अगर आपने किसी को बाहर गिफ्ट भेज दिया पैसों का, या फिर किसी को रेमिटेंस कर दिया, ट्रांसफ़र कर दी किसी पैसा, जो आपका कोई फैमिली मेम्बर है कोई अमेरिका में, आपने किसी को पैसा भेजा, तो वो पैसा भेजा लेकिन बदले में कोई सर्विस नहीं मिली, ना गुड्स मिले, तो उसको यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं। या किसी ने आपको कोई गिफ्ट भेजा, किसी ने रेमिटेंस दिया, वो भी एक यूनिलैटरल ट्रांसफर है, जो कि बदले में आपने कुछ नहीं दिया उसको। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब आप इसको ट्रांसफर इनकम बोल सकते हो, ये ट्रांसफर इनकम ही है। जब बाहर से मुझे मिलेगी, तो आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। फ्रॉम एब्रॉड, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम एब्रॉड अगर हुआ तो यहाँ रिकॉर्ड करना है क्योंकि पैसा आया बाहर से। और अगर मैंने किसी को बाहर पैसा दिया
बिना कोई सर्विस लिए या गुड्स लिए, तो यहाँ आएगा। लास्ट होती है कैपिटल ट्रांसफर। क्या होती है? कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल नेचर की होती है, जो कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी को फर्क डालेगी। जैसे कि बोरोइंग, अगर बोरोइंग ली तो इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ती है ना। अगर मैंने कोई एसेट को बेचा तो इससे हमारी एसेट कम होता है। समझ रहे हो बात को? अगर मैंने कोई लोन का पैसा किसी को वापसी दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो इससे हमारी लायबिलिटी कम होती है। अगर मैंने किसी को लोन दिया, लेंडिंग, दैट इज ऑल्सो लायबिलिटी कम होती है। सॉरी, इससे एसेट आता है, लायबिलिटी कम नहीं। लेंडिंग से क्या होगा? किसी को लोन देने का मतलब हो गया एसेट, एसेट बन गया मेरा। समझ रहे हो बात को? फॉरेक्स, अगर मैंने अपनी कंट्री में, आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व को, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बनाना पड़ता है, विदेशी पैसे का रिजर्व बनाना पड़ता है, हमारे लिए वो एसेट होता है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट ने फॉरेक्स रिजर्व को एडिशन करा, यानी कि कोई बाहर से कुछ फॉरेन करेंसी या फॉरेन एसेट्स खरीदे, तो उससे पैसा कम होता है, हमारा आउटफ्लो होता है। यानी कि इससे हमारा एसेट बढ़ता है तो आउटफ्लो होगा, कैश कम हो जाएगा। और वहीं पे अगर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ फॉरेक्स को, विड्रॉवल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, तो इससे हमारा एसेट कम होता है तो हमारा कैश बढ़ेगा। अब देखो, इनमें से ऐसी कौन सी कैपिटल ट्रांसफर है जो कि इनफ्लो होती है और कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन जो आउटफ्लो है? ये जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ, ये सब इनफ्लो है। जैसे बोरिंग करी तो पैसा आया, एसेट को बेचा तो पैसा आया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कम करा, यानी कि बाहर बेचा है किसी को तो पैसा आएगा, तो समझ रहे हो? तो ये सब इनफ्लो है। ये बाकी क्या है? आउटफ्लो। पैसा दिया रीपेमेंट और लोन, आउटफ्लो, यहाँ रिकॉर्ड करो कैपिटल ट्रांसफर। लैंडिंग करी तो पैसा गया, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा तो पैसा गया, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो एसेट लायबिलिटी को फर्क डाल रही है, तो ये एसेट बढ़ेगा लैंडिंग में भी। ये सब क्या होती है? कैपिटल ट्रांसफर होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, हमें यहाँ तक समझ में आ चुका है, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो, बीओपी के दो अकाउंट होते हैं। बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। इन दोनों से बीओपी बनता है। करंट अकाउंट में ये जो आपको विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये जो तीन आइटम्स होती है बीओपी की, ये तीनों आइटम करंट अकाउंट में आती है, ठीक है। कौन कौन सी? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल। और जो लास्ट वाली है कैपिटल ट्रांसफर, वो कैपिटल अकाउंट में आती है। तो करंट अकाउंट में ऐसी ट्रांजेक्शन आती है, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल, यूनिलैटरल। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ट्रांजेक्शन, ये सब आएगी। समझ रहे हो बात को? ये सब आएगी। तो ये सब हमारी किस में आती है? कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, इसमें कैपिटल अकाउंट में एक और आएगी, वो जो है इन्वेस्टमेंट वाली भी आ सकती है। कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, मैंने कहीं बाहर अपना किसी कंट्री में पैसा लगाया तो पैसा गया। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, तो एसेट तो बढ़ा लेकिन पैसा गया, आउटफ्लो में आएगा। और वहीं अगर मुझे बाहर से इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अगर कोई मुझे बाहर से इन्वेस्टमेंट मिली तो पैसा आएगा, इनफ्लो में आएगा, ठीक है। ये इनफ्लो है। और इससे एसेट मेरा, देखो, अगर कोई बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो लायबिलिटी आती है, पहली बात तो मेरे पास। अगर कोई बाहर मेरा इन्वेस्टमेंट करेगा, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो मेरे लिए तो लायबिलिटी है, मुझे पैसा देना पड़ेगा उसे। ये सब समझ रहे हो बात को? तो ये जो टिक कर रहे थे, ये सब इनफ्लो है, ध्यान रखना बात, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में ये सब आएगा। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें एक टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी बोलते हैं ऐसे। बीओटी का मतलब यहां पर ये है कि जो विजिबल आइटम्स हैं, विजिबल आइटम्स, वो सब बीओटी है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स
माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का उन दोनों का डिफरेंस है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में या तो ट्रेड डेफिसिट आएगा या तो ट्रेड सरप्लस आएगा, दो चीजें आ सकती है। डेफिसिट कब आएगा? जब इंपोर्ट ज्यादा हो गया। देखो ये जो है ना, इतने से पोर्शन को क्या बोलते हैं? BOT बोलते हैं। और ये सब क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट में आती है। और ये सब कहाँ आती है? ये वाली कहाँ आती है? कैपिटल अकाउंट में आती है। ठीक है सर, यहाँ से समझ में आ रहा है। तो विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हुआ इंपोर्ट से तो सरप्लस है, और अगर इंपोर्ट ज़्यादा हुआ एक्सपोर्ट से तो डेफिसिट है। करंट अकाउंट में भी ये होता है। अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूँ तो करंट अकाउंट में अगर ये जो आउटफ्लो ज़्यादा हो गया, मतलब करंट अकाउंट में इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिट ट्रांसफर टू अब्रॉड, अगर ये ज़्यादा हुए इनफ्लो से तो डेफिसिट आ जाएगा करंट अकाउंट में भी। तो करंट अकाउंट में भी डेफिसिट आ सकता है। सरप्लस कब आएगा? जब इनफ्लो वाली आइटम ज़्यादा होगी। बैलेंस भी आ सकता है। बैलेंस कब आएगा? जब दोनों बराबर होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी ये डेफिसिट सरप्लस ही होते हैं। वैसे अगर बैलेंस आ गया तो बैलेंस कैसे आएगा? जब ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर? वेरी गुड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमें समझ में आ गया। ठीक है सर, अब मैं कुछ एक चीज़ बता देता हूँ पहले। हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक पहली बात तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। ठीक है, और अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में नेगेटिव बैलेंस आया यानी कि डेफिसिट आया तो उसको दूसरे सरप्लस से हम कंपनसेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इंपोर्ट ऑफ गुड ज़्यादा हो गया तो यहाँ डेफिसिट आ गया, तो हम ये वाली आइटम कुछ इनफ्लो वाली बढ़ा के उस डेफिसिट को कंपनसेट कर सकते हैं। कि भाई अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो गया मान लो 1 करोड़ से, तो हम उसको कंपनसेट करना, तो मैं क्या करूँगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बढ़ा सकता हूँ, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से दूसरी आइटम से BOT का डेफिसिट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिसिट आया तो उसको BOT से कंपनसेट नहीं कर सकता, क्योंकि BOT एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट से तो कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट BOT से नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कहाँ से कर सकते हैं? चलिए अब उसकी बात करते हैं। फिर कहाँ से कर सकते हैं सर? फिर यानी कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आया, BOP में डेफिसिट भी तो आ सकता है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना। डेफिसिट का पहले मतलब बता दो कि क्या है। डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड, मतलब कि आउटफ्लो ज़्यादा हुआ इनफ्लो से। तो इसका डेफिसिट को कंपनसेट BOT से तो नहीं कर सकते, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड तो एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। लेकिन अगर अब डेफिसिट आ गया तो भैया कैसे ठीक करें? तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? आप कहोगे एक्सपोर्ट बढ़ा दो। भाई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहे तभी दिक्कत हो रही है, तभी तो डेफिसिट आया। इंपोर्ट ज़्यादा है तो कैसे बढ़ा दो? नहीं बढ़ पा रहे, कंपनसेट नहीं कर सकते BOT से। समझ रहे हो बात को? तो कंपनसेट कैसे करें? कि डेफिसिट आ गया मान लो, सॉरी, तो डेफिसिट आ गया मान लो कि 10 करोड़ रुपए का नेगेटिव आ गया। तो कंपनसेट करने के लिए हमें इनका सहारा नहीं ले सकते, हम एक चीज़ का सहारा ले सकते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट वाली ट्रांजेक्शन का। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल इनविजिबल यूनिट डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते उससे कोई यूज़, क्योंकि वो उसी की वजह से तो कम हुआ है हमारा सारा का सारा। तो हम क्या करेंगे? बोरोइंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोरोइंग। अगर मैं बाहर से लोन ले लूँगा कहीं से, दूसरी कंट्री से, तो वो डेफिसिट कवर अप हो जाएगा। लोन लेने से हम उस पैसे को यूज़ करेंगे और ज़्यादा फिर सामान बनाएंगे और ज़्यादा सेल करेंगे, तब ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो लोन ले सकते हैं। दूसरा हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेक्स रिजर्व। इसको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। कि फॉरेन रिजर्व को हम क्या कर सकते हैं? अगर पैसा लाना है तो विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ कर लेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पैसा, तो पैसा आ जाएगा। तो ये काम है सर। और भी तो कर सकते हैं, एसेट को बेच सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं, एसेट को बेच सकते हैं मेनली। लेकिन 2 चीज़ें होती है डेफिसिट को पूरा करने के लिए, बोरिंग कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, मेनली 2 होते हैं, बाकी और भी सकती है। ठीक है, इन सब ट्रांजेक्शन को बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। क्या बोलते हैं? एकोमोडेटिंग आइटम।
तो एकोमोडेटिंग आइटम होती है ऐसी ट्रांजेक्शन जो BOP में डेफिसिट को पूरा करने के लिए होती है। लेकिन डेफिसिट कोई नहीं, सिर्फ सरप्लस को भी हो सकता है। सरप्लस को ही, इसका काम होता है BOP में बैलेंस बना के रखना, ना तो डेफिसिट हो ना सरप्लस हो उसी BOP। ऐसे ही अगर सरप्लस हुआ ना तो सरप्लस को भी पूरा कर लेगी। सरप्लस को पूरा करने के लिए क्या करेगी, लेकिन सहारा लेगी कैपिटल ट्रांजेक्शन का ही। यानी कि सरप्लस को पूरा करना है तो लोन को रीपेमेंट ज़्यादा करो, जिससे पैसा कम हो जाएगा। अगर इनफ्लो ज़्यादा हुए तो आउटफ्लो, अब आप कहोगे इनफ्लो ज़्यादा बढ़िया बात है ना, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं BOP में बैलेंस बना रहे। तो ये वाली ट्रांजेक्शन लैंडिंग करेगी ज़्यादा, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा देगी, तो इससे क्या होगा, सरप्लस कम हो जाएगा। ठीक है, तो एकोमोडेटिंग आइटम वो ट्रांजेक्शन होती है जिसमें हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू BOP में बैलेंस बना के रखते हैं, ना सरप्लस हो ना डेफिसिट हो। डेफिसिट को पूरा करना है तो बोरिंग और फॉरेन एक्सचेंज का सारा लेते हैं। ओके सर। अच्छा, एक आइटम होती है ऑटोनोमस आइटम। ऑटोनोमस आइटम ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है, जो पैसा कमाने के पर्पस के लिए होती है। और ये सारे ही ऑटोनोमस आइटम है, ये सारी तो ऑटोनोमस है। तो ऑटोनोमस आइटम बेसिकली बस वो होती है, ध्यान रखना, जो कि BOP में डेफिसिट को पूरा करने के लिए नहीं होती, या सरप्लस को ठीक करने के लिए नहीं होती, वो प्रॉफिट कमाने के लिए होती है। यानी कि हमें बस प्रॉफिट कमाना है तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में भी, अब ये ना समझना खाली कैपिटल अकाउंट में BOP और एकोमोडेटिंग आइटम होते हैं, नहीं। इसमें ऑटोनोमस आइटम में करंट अकाउंट भी आती है, कैपिटल अकाउंट वाली भी आती है, दोनों आती है। बट लेकिन वो ट्रांजेक्शन आती है जो कि BOP को डेफिसिट को पूरा करने के लिए नहीं, ये सिर्फ डेफिसिट को पूरा करने के लिए या सरप्लस को ठीक करने के लिए होती है। तो एकोमोडेटिंग सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट को पूरा करने के लिए, ठीक करने के लिए होती है, वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट से होती है। लेकिन ऑटोनोमस आइटम करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों से होती है, लेकिन वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए होती है, ठीक करने के लिए नहीं BOP को। तो BOP को ठीक करने के लिए तो एकोमोडेटिंग होती है। समझ आ गई बात? ये था पूरा चैप्टर। आई होप आपको इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि अब आप बोल नहीं सकते, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत काम आएगा आपको ये। ठीक है, बहुत काम आएगा इस तरह से। अगर आपको समझ में अच्छे से आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको अच्छा समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।